A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को. आज से अब तक के पहले वाले लेक्चर्स में आप लोग क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी की क्लास को पढ़ चुके हैं. तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10. क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो दिस इज़ अ केमिस्ट्री चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं कुछ और फर्दर एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप ये मेरा ईमेल आईडी है जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल भेज सकते हैं. दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल. और ये जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है. मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी के PDF को आप इस चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी को चैप्टर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं. जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो मेरे नाम का स्पेलिंग जो है लिंक में ज़रूर चेक कर लें. दिस इज़ माय चैनल. अब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में मैंने आपको बताया क्योंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप इस चैप्टर के नाम से भी देख सकते हैं हम इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो क्लास 9 और क्लास 10 जो है साइंस का वो जो है वो एक फॉर्मेटिव क्लासेस होती हैं. नॉट ओनली साइंस, वो किसी भी सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं 11th-12th में वो जो उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो उसका बेस ईयर होता है वो क्लास 9 और क्लास 10 होता है. तो क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी को तो हम खत्म कर चुके हैं. अब हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी को पढ़ना चाह रहे हैं. तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेस है क्लास 11th और 12th का. तो क्लास 11th और 12th में जो हम हायर कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं उन क्लासेस में उन सब का बेस जो है वो यहीं से बनता है. सेकेंडली, ये जो क्लासेस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इन सब के बेसिक्स जो थे उसके बारे में हमने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ लिया. तो अब जो हम 10th में जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम उन्हीं कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो इस क्लास में दिए गए हैं. सेकेंडली, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटीज़ हैं तो हम सिर्फ उसी चीज़ पर लिमिट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है. एनसीईआरटी से अगर हम बाहर जाएंगे तो इस सीरीज़ का नाम फिर चेंज करना पड़ेगा मुझे, फिर वो मेरी बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस की सीरीज़ बन जाएगा. बट वी आर स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द एनसीईआरटी पोर्शन. सो लेट्स स्टार्ट. जब आप देखते हैं, अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे कि अगर आप दूध को अगर आप रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, समर के सीज़न में आपने दूध को रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो क्या हो जाता है, दूध ख़राब हो जाता है, वो फट जाता है. अगर आपने लोहे का तवा देखा, लोहे का तवा, कोई फ्राई पैन, कोई कील को अगर आप छोड़ देते हैं ह्यूमिड कंडीशंस में जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है. ग्रेप्स जो होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं. अगर आप अंगूर को रख देंगे वो सड़ने के लिए तो उनका फर्मेंटेशन हो जाता है. जो आप फूड को कुक करते हो उसका एकदम टेस्ट, कलर सब कुछ चेंज हो जाता है. फूड जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं. इतने सारे आप प्रोसेस देखते हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस आप देखते हैं. आपने कैंडल जलाया वो जल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जलाया, ठीक है. कोई भी इतनी सारी आप चीज़ें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो सब क्या हो रहा है, वो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं. कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ सिर्फ फिजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, फिजिकल चेंज. कुछ चीज़ों में जैसे कि आपने बर्फ़ का टुकड़ा रखा, वो पिघल गया तो वो पिघल के क्या बन गया, वो सिर्फ एक फिजिकल चेंज हुआ. लेकिन आपने एक खाना की चीज़ें रखी थी अलग तरीके से, आपका कोई भी खाने की सब्ज़ी, कुछ रोटी, आटा रखा था, आपने उसको कुक कर दिया तो वो क्या हो गया, वो केमिकली चेंज हो जाता है. तो अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उसमें अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं. कुछ में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, कुछ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो फिजिकल चेंजेस से कैसे डिफरेंट हैं. ये हम पहले वाले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. आज हम इसमें और फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो अगर आप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो केमिकल जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है. केमिकल चेंजेस का सबसे बड़ा जो रूल था हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है. तो जिसको भी ये वाला चैप्टर समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप काइंडली सीक्वेंस में पढ़ते हुए आइए. अगर आप सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को अटेंड करेंगे, इन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर दी हैं. तो अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा उस रिएक्शन में एक या उससे ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाएंगे. मतलब उसमें कुछ ऐसा होगा कि जो चीज़ें पहले प्रेजेंट नहीं थी वो चीज़ें आपको उस रिएक्शन के बाद में मिलेंगी.
इसके अंदर क्या होगा, न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, उस नया जो केमिकल कंपाउंड बना है, वो जो सब्सटेंस नया बना है उसकी फिजिकल भी प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी पहले वाले से डिफरेंट है, तभी हम बोलेंगे कि नया सब्सटेंस है। अगर सिर्फ बर्फ है और बर्फ से पानी बन गया, आपको पहले बर्फ एक सॉलिड स्टेट में दिख रही थी, लेकिन पानी बनने के बाद आपको एक लिक्विड स्टेट में दिख रही है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट उसकी सेम है, वो H2O है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, उसका वही बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब सेम रहेगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एक या उससे ज्यादा नए सब्सटेंस बन जाएंगे, और जो वो नए सब्सटेंस बनते हैं वो किस चीज में डिफरेंट होते हैं। देखिए मैं इस स्टेटमेंट पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ, बिकॉज यू कैन गेट दिस वेरी स्टेटमेंट इन योर एग्जाम। यही सेम स्टेटमेंट आपको एग्जाम में हो सकता है, आपको मिल जाए। उसमें ये हो सकता है कि जो नया सब्सटेंस बनता है उसके अंदर उसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नो, उसकी डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में समझ गए आप। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब आयरन जब रिएक्ट करता है CuSO4 से तो क्या बनता है, FeSO4 एक्वस एंड Cu, कॉपर अलग से निकल जाता है। तो ये एक तरीके के केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है। आयरन था, उसने कॉपर CuSO4 के साथ उसने रिएक्ट किया तो कॉपर अलग निकल गया और FeSO4 नया कंपाउंड बन गया, दोनों नए कंपाउंड बन गए। इधर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर गया, नए सब्सटेंस बन गए, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था। तो इस रिएक्शन में आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल जाता है, जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन के साथ तो हमें दो नए सब्सटेंस मिलते हैं, एक मिलता है फेरस सल्फेट और दूसरा कॉपर मिलता है। और ये जो दोनों के दोनों नए सब्सटेंस हैं, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की दोनों अलग है। ठीक है, ये तो था केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है चेंज इन कलर और स्टेट, but no new substances form. That same substance will change its color or shape, but वो substance same रहता है। पानी जो है वो वाटर वेपर्स के रूप में भी, भाप में भी बन सकता है, वो आपको पानी के रूप में भी मिल सकता है, वो आपको बर्फ के रूप में भी मिल सकता है। तो तीनों चीज़ों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका रूप और रंग बदल गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। ठीक है, ये इसमें वही सेम केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने आयरन का कोई कील डाल दिया तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा आयरन की स्टील के ऊपर और यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाएगा और रंग भी चेंज हो गया, इसका ब्लू कलर था ये ग्रीन कलर का बन जाता है। ठीक है, तो ये वाले रिएक्शन को केमिकली दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया तरीके का सब्सटेंस बनते हैं दोनों, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, वही एग्जाम्पल जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं। जब पानी को आप गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं तो क्या बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन वो स्टीम बनती है, लेकिन क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, इवन दो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद पीस ऑफ सोडियम, दे रिएक्ट द सेम वे एंड गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट। दिख सकता है अलग, कलर अलग हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती हैं। तो ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल, लिक्विड से वेपर का बनना क्या है, ओनली अ चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। सनराइज करता है तो नाइट टर्न्स इनटू अ डे, द सीजन चेंजेस, द लीव्स शेड, द फ्लावर्स ब्लूम एंड द लिविंग बीइंग्स ग्रो। ठीक है, एवरी डे वी सीज नंबर ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। अलग अलग तरीके के आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कुछ फिजिकल चेंज हैं, कुछ आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे क्या बात की गई है इस स्लाइड में, इस स्लाइड में बताया गया है कि चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो होगा, ओके, वो हर टाइम हो रहा है। अगर आप नेचर में देखते हैं तो हर टाइम जो है चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। टाइम के कंटेक्स्ट में देखेंगे और प्लेस के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन चेंजेस जो होते हैं, एक चेंज जो होता है दूसरे चेंज से अलग होता है। कुछ चेंज फिजिकल हो सकते हैं, कुछ चेंज केमिकल हो सकते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं वो फास्ट होते हैं, दूसरे स्लो हो सकते हैं, कुछ चेंज जो टेम्पररी होते हैं, अदर परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, बदल रही हैं चीज़ें, कुछ के अंदर पीरियोडिक होगा, कुछ नॉन पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ जो होते हैं मैन मेड चेंजेस होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ऑन द लार्ज फ्रंट अगर आप देखते हैं तो चेंज में भी कैटेगराइज इनटू केमिकल एंड
फिजिकल चेंजेस। दो तरीके से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। ये सारी कैटेगरीज तो हैं ही, पीरियोडिक चेंज हो रहा है, डे नाइट चेंज हो गया, सीजन चेंजेस हो गए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, फूड कुक हो गया तो कुक फूड वापस से रॉ फूड में कन्वर्ट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, चेंजेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, केमिकल और फिजिकल। किस बेसिस पे किया, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर विच अंडरगो चेंज, मतलब जो चीज का चेंज हो रहा था उसका चेंज के बाद में क्या हुआ, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि ये फिजिकल चेंज हो गया इसके अंदर या केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो अब फिजिकल चेंज क्या होता है, थोड़ा सा इलेबोरेटली हम जानते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है, जब भी कोई भी सब्सटेंस जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है, जब उसका फिजिकल चेंज होगा तो क्या होगा, उसका शेप, साइज, कलर, स्टेट, अपीयरेंस, ये सब बदल जाएगा। उसका शेप बदल सकती है, मान लो बर्फ का टुकड़ा ऐसा था, अब वो इतना बड़ा सा पानी बन गया। साइज बदल सकता है, कलर बदल सकता है, स्टेट बदल सकती है, पहले वो सॉलिड था अब लिक्विड हो गया। अपीयरेंस बदल सकती है, दिखने में अलग हो सकता है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। ठीक है, वो चीज का जो चीज है वो वही रहेगी, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगा, है ना। देखो, जब तक आप, एक गेहूं है, गेहूं को आपने पीस के उसका आटा बना दिया, सूखा गेहूं रखा था आपके घर के अंदर, उसको पीस के आपने उसका आटा बना दिया, तो क्या है ये, केमिकल चेंज है या फिजिकल? अभी तक ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। फिर उस आटे का हमने क्या किया, आटे के अंदर पानी मिक्स किया, उसका डो बना दिया और उसकी हमने रोटी बना दी। जैसे ही रोटी बनी, आग लगने के बाद क्या आप उसको दोबारा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी? तब वो एक अलग सब्सटेंस बन गया, क्योंकि हमने उसमें हीट इम्पार्ट कर दी, काफ़ी सारी चीज़ें कर दी, तो उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई, उसमें पराठा बना दिया, कुछ और बना दिया। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को फिजिकल चेंज कह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? फिजिकल चेंज क्या होगा, वो टेम्पररी होगा, जनरली वो टेम्पररी इन नेचर होगा। उसमें क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, ओनली द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड। मॉलिक्यूल्स अपने आप को दोबारा से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहता है, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल हैं। वी कैन ऑब्टेन द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज, हमें जनरली हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, मोस्टली उसमें सब जो है रिवर्स होते हैं। कुछ जो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के, क्या हो गया, फोल्डिंग ऑफ पेपर शीट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग, बॉइलिंग वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, मैग्नेटाइजिंग, कंपास निजल, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, है ना, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो उसको आप वापस से सही कर सकते हो। वो सारे के सारे क्या है, ये सारे फिजिकल चेंज हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज में क्या होगा, अ सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर ऑल्टर, मतलब उसके जो चेंजेस हैं, ए ने बी के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद बन गया C+D, जो C बना और जो D बना वो बिल्कुल ही केमिकली अलग है, तो हम उसे कहेंगे केमिकल चेंज। उससे क्या होता है, या तो होता है फॉर्मेशन या तो होता है ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स। जो एटम्स जिस तरीके से अरेंज थे, अब आप एटम वाला चैप्टर याद करिए, हमने एटम के बारे में पढ़ा था, कोई भी एक तरीके का एटम, हम उसे क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है उसका 1 है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर, तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन है। हीलियम के केस में क्या हो गया, 2 प्रोटॉन है। लिथियम के केस में क्या हो गया, 3 प्रोटॉन है, तभी हमने उसका एटॉमिक नंबर 3 किया। तो इसी तरीके से आगे आगे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे चेंज होता रहता है, केमिकल सब्सटेंस चेंज होते रहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम से एकदम अलग है, क्या फ़र्क है, सिर्फ एक प्रोटॉन का फ़र्क है, तो इतना सा फ़र्क है, और उस केमिकल सब्सटेंस की, उस एटम की इंटायर प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एक सिर्फ कितना सा खेल है, इतना सा खेल है एटम के अंदर के प्रोटॉन का, जिसको आप देख तक नहीं सकते, बस इतना सा खेल के कुछ चेंज हुआ और सारी प्रॉपर्टीज जो है उस सब्सटेंस की बदल जाती हैं। तो होता क्या है जी, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है फॉर्मेशन या ब्रेकिंग ऑफ द एटॉमिक बॉन्ड, टूट रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल चेंजेस, जब आप देखते हो नेचर में तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हो, जनरली वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट इन नेचर होंगे। सिंस द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, 1 और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जो चेंजेस, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व थे वो बचते ही नहीं है, कुछ और बदल जाता है, कुछ और बन जाता है। ठीक है,
होता क्या है उसमें, एनर्जी जो होती है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एमिट भी हो सकती है, निकल भी सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी रिएक्शन हो जो एक्सोथर्मिक हो, तो उसमें क्या होगा, लाइट निकलेगी, हीट निकलेगी। कोई एंडोथर्मिक हो, उसको लाइट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन होती है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं जनरली, देखो जनरली इरिवर्सिबल है, उनको हम लौटा नहीं सकते। एटलीस्ट इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। सिंपल फिजिकल मीन्स से नहीं लौटा सकते, मतलब सिंपल फिजिकल मीन्स मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, घटा दिया, उसको आपने कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, घटा दिया, नो। उससे क्या होता है, केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। केमिकल चेंजेस को अगर, पहली बात तो बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस हैं कुछ भी कर लो वो रिवर्स नहीं होते, लेकिन कुछ जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस रिवर्स भी हो जाती है, बट उनके लिए कुछ केमिकल प्रोसेस लगता है, वो फिजिकल मीन्स से रिवर्स नहीं होते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिकल चेंजेस के? पेपर को आपने जला दिया, किसी फ्यूल को आपने जला दिया, रस्टिंग हो गई आयरन की, मिल्क खराब हो गया, ग्रोथ इन लिविंग बींग्स, कुकिंग, डाइजेशन, फूड, बर्निंग ऑफ फूड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये केमिकल चेंजेस हैं। कुछ और नया सब्सटेंस बन गया, डाइजेशन हो गया फूड का, खाया हमने कुछ और था, डाइजेस्ट होके कुछ और बन जाता है। आपने एक लकड़ी को जला दिया, लकड़ी की जलने के बाद क्या होता है, उसका हीट तो निकल जाती है और उसके बीच में क्या बच जाता है, एशेस बच जाते हैं, उसकी राख बच जाती है, तो डिफरेंट, एकदम डिफरेंट कंपाउंड बन गया ना। फिर जब आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आपको नेचर में देखना है, आप देख रहे हो, सिर्फ आपको नहीं पता कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, तो जब आप ऑब्जर्व करते हो कुछ चीज़ों को, तो आप कुछ चीज़ें देख के बता सकते हो कि भैया ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे आप देख के बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन है? वो होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें से गैस कोई निकल सकती है, टेम्परेचर बदल सकता है, हीट निकल सकती है या ठंडा हो सकता है वो सब्सटेंस, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है नया, कुछ कलर चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बताती हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। क्या है? रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं हम। रिएक्टेंट्स जो कि नाम से ही बता रहा है, रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, विच रिएक्ट्स, जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट्स हैं, और वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। या तो नए बॉन्ड बन रहे हैं या पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, दोनों कुछ हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और किस किस के बीच में हो रहा है ये सब कुछ? डिफरेंट एटम्स के बीच में हो रहा है। एटम्स किस चीज़ के होंगे? जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके एटम्स होंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, और जो भी ट्रांसफॉर्म होके वो बना रहे हैं नए प्रोडक्ट्स। और वो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? वो एटॉमिक लेवल पर नए बॉन्ड्स बन सकते हैं या टूट सकते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम उनको अलग अलग तरीके की कैटेगरीज में डाल सकते हैं, किस किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। तो अगर हम डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर कर लें तो केमिकल रिएक्शंस को हम किन किन कैटेगरीज में डाल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकती हैं, डीकॉम्पोजिशन हो सकती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रीडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इतने तरीके की और इससे भी ज़्यादा तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। फिर हम एक बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि A+B जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इट गिव्स राइज टू C+D। ये केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया। A कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, हम केमिकल रिएक्शन को लिखते क्यों हैं? हमें पता है कि बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे चारों तरफ। हमने जो है हर एक एटम का नाम दे रखा है, हाइड्रोजन ये है, हीलियम ये है, लिथियम ये है, सल्फर ये है, नाइट्रोजन ये है, कार्बन ये है ना। हर एक सब्सटेंस को हमने अलग अलग नाम, सिंबल्स दे रखे हैं। तो nomenclature was developed to simplify how we express a chemical reaction in the form of chemical equation। तो हमने उनके नाम दे रखे हैं। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, ये क्या होती है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच क्या सिंबलाइज करती है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन फ्रॉम अ रिएक्टेंट while stating certain condition for which how the reactant has been conducted। एक आपको केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे लिखेंगे उसकी, केमिकल रिएक्शन को, जो भी हमने सिंबल दिए हुए हैं, मान लीजिए कॉपर को Cu कहते हैं, कार्बन को C कहते हैं, हाइड्रोजन को H कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है हम उसको उसी तरीके से लिखते हैं। वाटर लिखना है तो H2O लिखते हैं,
CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, O2 का मतलब ऑक्सीजन है ना, O3 का मतलब ओजोन है। ये हम जानते हैं, ये हमने रट लिया क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, इनका केमिकल रिएक्शन होता है। ओजोन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जो होंगी वो कंबाइन होंगी। 2 ऑक्सीजन भी कंबाइन हो सकते हैं क्योंकि वैलेंसी 2 है। हमने वैलेंसी की बात की थी लास्ट क्लास में, तो वैलेंसी क्योंकि 2 है तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स भी आपस में एक दूसरे को शेयर दे सकते हैं, लेकिन 3 एटम्स भी दे सकते हैं। तो 3 एटम्स जब शेयर होते हैं तो क्या बनती है, ओजोन बन जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है, सिंबल लिखेंगे हम किसका, रिएक्टेंट्स का, which symbolizes the product formation from reactants। रिएक्टेंट से सिंबलाइज लिखेंगे हम उसको, किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। इसमें आप देखिए रिएक्टेंट्स जो होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं बार बार लिख रही हूँ, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। A+B जो है वो रिएक्ट करके बता रहा है C+D, ये हमने लिखा हुआ है। तो हो क्या रहा है, देखिए ये वाली जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब क्या होता है जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हो, देखो ये बहुत बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, जो भी साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली। आप सबने पढ़ा था ये क्लास 10 में, हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड जो साइड होगी उसके ऊपर विद अ प्लस साइन बिटवीन देम रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे। ये रिएक्टेंट्स है, उनके बीच में प्लस साइन होगा हमेशा। जो प्रोडक्ट साइड होगी राइट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड पे, उसके अंदर लिखा जाएगा प्लस साइन लगा के क्या, प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। एक साइड पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, D+E बना दिया, कुछ भी बना दिया ना, ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो प्लस का साइन है, ये इसके साथ कंबाइन किया, हो सकता है इसके साथ में C भी आए, A+B+C गिविंग राइज टू D+E, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड पे, बीच में एरो जो होगा वो बताएगा कि किस तरफ से किससे क्या बन रहा है, एरो की डायरेक्शन ये है। तो AB का चेंज हो रहा है CD में, CD का चेंज AB में नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी में यही लिखा हुआ है। AB क्या है, रिएक्टेंट्स हैं विच रिएक्ट्स टू फ्रॉम C and D। एक्चुअल जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स आर डिनोटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, उनके केमिकल फॉर्मूला को लिखा जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी। मान लीजिए CH4 है, अगर मैंने CH4 लिखा तो आप झट से समझ जाओगे जी ये मीथेन है, समझ जाओगे ना। कार्बन का एक एटम जो है हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ कंबाइन करता है। क्यों करता है 4 एटम के साथ, हाइड्रोजन का एक है वैलेंसी, उसको एक एटम और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और कार्बन का कितना है, कार्बन का क्या नंबर है, 6 है ना एटॉमिक नंबर, तो इसके बाहर वाले इसमें 4 है, तो इसको कितने चाहिए होते हैं टोटल, इसको अपना एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये एक 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 यहाँ से कंबाइन कर लेगा। जिस किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो काइंडली क्लास 9 का जो है चैप्टर ज़रूर देख लीजिए। तो क्या होगा, इसीलिए ये CH4 बनाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। इन ऑर्डर टू अश्योर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमेशा जो केमिकल इक्वेशन है मस्ट बी बैलेंस रहेगी। जितना आपने इस तरफ रखा, लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, जो आपके रिएक्टेंट्स जितने थे उसी अमाउंट में ही क्या बनेगा, आपके प्रोडक्ट्स, मतलब उनका जो वेट है एटॉमिक वेट वो कंजर्व रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं ईच साइड जो होंगे वो बैलेंस होंगे राइट साइड पर, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लेंगे, कैसा भी ले लें, जो भी प्रोडक्ट्स बने आगे आपको दिख जाएगा। मान लीजिए ये भी है, तो जो Mg+O2 2Mg 2MgO, देखो मैग्नीशियम के 2 थे और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स थे, O2 करके कंबाइन हुआ था तो 2 मतलब NgO के 2 एटम्स बन जाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनेगा उसके 2 एटम्स बनेंगे, क्योंकि 2 एटम मैग्नीशियम के थे इसीलिए हमने इसको बैलेंस कर दिया। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लेंगे वो हमेशा ही बैलेंस करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके बैलेंसिंग होगी, क्योंकि नेचर में भी बैलेंसिंग होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये, हमने क्लास 9 में पढ़ा था ये सारे लॉज। फिर हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप थी वो उसके बारे में। जो बेसिस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्म, द चेंजेस दैट अकर, द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड सो ऑन। तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसके बेसिस पे, रिएक्शंस कैसी है, टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ है और चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसके बेसिस पे। तो हम अलग अलग केमिकल रिएक्शन को जो है क्लासीफाई करते हैं। उसमें क्या क्या हो सकती है, कंबशन रिएक्शंस हो सकती हैं, डीकम्पोजिशन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन, रीडॉक्स, सिंथेसिस, प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ भी हो सकती है। इस सब तरीके से कैटेगराइज आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कंबशन रिएक्शन क्या होती है। हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा कंबशन रिएक्शंस होती हैं। तो कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है कंबशन, कुछ जल मतलब कुछ हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पे। तो कंबशन रिएक्शन क्या होगी, जब उसके अंदर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई ऐसा सब्सटेंस जो ज्वलनशील है, कंबस्टिबल मटेरियल यूज हुआ है, किसके साथ में यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइजर के साथ में, कोई ना कोई उसके साथ ऑक्सीडाइजर यूज हो रहा है टू गिव एन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंबस्टिबल प्रोडक्ट है, कोई ऐसा ज्वलनशील प्रोडक्ट है, उसके साथ में रिएक्शन हो रहा है, एक उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगेगा, ऑक्सीडाइजर, और फिर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एन ऑक्सीडाइजर क्या होता है, ए केमिकल एज अ फ्यूल रिक्वायर्ड टू बर्न। ऑक्सीडाइजर क्या काम करेगा, वो काम करेगा, एक केमिकल होगा जो कि बर्निंग में हेल्प कर रहा है। जनरली उसमें हमेशा ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन हमारी बर्निंग में हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम के 2 एटम्स मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 MgO। मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और हमने इसको बैलेंस कर दिया। 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स थे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन होता है तो हमने इसे बैलेंस करके 2 लिखा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया था ना, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम्स ने रिएक्ट किया था, O2 2 एटम्स थे, तो इसमें सिर्फ एक ही एटम यूज हुआ है ऑक्सीजन का, तो इसलिए हमने इसको बैलेंस किया है। इससे क्या हो रहा है, कंबस्टिबल रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ सम हीट होगा, क्योंकि इसमें ज्वलनशील पदार्थ है तो रिलीज करेगा हीट। तो ये होती है कंबस्टिबल रिएक्शन, जिसके अंदर एक होगा कंबस्टिबल मटेरियल और दूसरा होगा ऑक्सीडाइजर। ठीक है, ऑक्सीडाइजर क्या होगा, जो ज्वलनशील जलने में मदद कर रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड कैटेगरी थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सब क्या होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल कंपोनेंट होता है जिसका ब्रेक डाउन हो जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। एक कंपोनेंट था जिसको उस रिएक्शन के बाद टूट के वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बन गया, डीकम्पोज हो गया वो। ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं इन एनर्जी, certain changes in energy in the environment have to be made like heat, light or electricity breaking bonds of the compound. Consider the example of decomposition of calcium carbonate giving out CaO quicklime, and which is the major component of the cement. देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, S का मतलब है सॉलिड, सॉलिड फॉर्म का कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको आपने उसका रिएक्शन हुआ तो हीट निकली, CaO निकला, क्विकलाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। हीट प्लस CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NaCl था, उससे आप क्या बन गया, क्लोरीन अलग बन गया, सोडियम अलग बन गया, AB से AB में टूट गया। मतलब एक होगा आपका रिएक्टेंट विच विल गिव राइज टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और साथ में हीट भी जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, गैस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए बॉन्ड जरूरी होती है। तो ये होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे। फिर होती है थर्ड कैटेगरी की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ये हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, क्लास 10 की बात है। अगर हम ये क्लास 11th या 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम फुल फ्लेजेड हार्डकोर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। हम इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें उस लेवल तक नहीं पढ़ते, हम 11th-12th में पढ़ते हैं। लेकिन 11th-12th में से जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो क्लास 10th तक मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई एम नॉट से कि 100% आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे आपके 90% तक के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एग्जाम में, वो क्लास 10 के बेसिक्स से आ जाएंगे। बाकी अगर कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है तो वो एडवांस कंसेप्ट भी पूछा जाता है, लेकिन उसका जो
एक दो जो स्टेटमेंट होगा, जो उसका बेसिस होगा, वो आपको क्लास 10 लेवल तक ही पूछा जा रहा है। क्लास 11 12 क्योंकि ये एक एडवांस क्लास होती है, तो हम उस क्लास के भी कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बट सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ेंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन वो है बेसिकली रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, मतलब एक एसिड और एक बेस। एसिड और बेस क्या होते हैं? पीएच के लेवल पर हम उसको डिसाइड करते हैं। 7 पीएच जो होती है वो न्यूट्रल पीएच होती है, इससे नीचे वाली पीएच वाले एसिड होते हैं, इससे ऊपर वाली पीएच वाले बेस होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड एंड बेस, और उससे क्या बनेगा? एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज होंगे तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और H प्लस आयन। H के हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन होते हैं और OH के नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस के बीच में होते हैं। जो pH होती है ओवरऑल वो क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन, तो 7 पे पहुंचाएगी, तभी उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। मतलब न्यूट्रल pH वाली प्रोडक्ट फिर फॉर्म हो जाएगा। तो उसमें एग्जाम्पल दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गया, ठीक है। नए प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। ये सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, इसको तो हम टेबल सॉल्ट ही बोलते हैं ना, और H2O वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन होगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे सॉल्ट कहते हैं, उसका pH जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसी को हम इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो वाटर फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है? H प्लस हाइड्रोजन आयंस और OH हाइड्रोक्साइड आयन के वजह से वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो ये एसिड और बेस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट कैटेगरी होती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? ये होती है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको बोला जाता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन केमिकल स्पीशीज। जो भी केमिकल्स बन रहे हैं उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ओके। लेट अस कंसिडर एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लाइक रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन। जिंक प्लस हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है? जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है? जिंक एटम जो है रिएक्ट कर रहा है 2 आयंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, to which electrons get transferred from zinc atom, and hydrogen becomes a stable molecule and zinc ion is the product। हाइड्रोजन जो होता है स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में बन जाता है और जिंक एटम जो है उससे जिंक आयन बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे जिंक था, जिंक एक स्टेबल था, तब उसने हाइड्रोजन के आयंस के साथ रिएक्ट किया है ना, तो क्या बन गया? जिंक के आयंस बन गए और हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हो गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तभी ये स्टेबल हुआ और ये आयन बन गया। देखो जिंक एटम क्या हो गया? स्टेबल। जिंक एटम जो हो गया वो अनस्टेबल था, वो हो गया अनस्टेबल हो गया, ट्रांसफर हो गया जिंक से, और हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इनको कहते हैं जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। इसके अंदर देखो नया क्या बना रहा? दोनों, एक जिंक के एटम से जिंक का आयन बना और हाइड्रोजन के आयन से हाइड्रोजन का एटम बना। आयन क्या होते हैं? वो वाली स्टेट होती है जिसमें कि वो रिएक्शन के लिए एकदम रेडी होता है, उसको बोलते हैं हम आयंस। तो वो जहाँ आयंस के फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में आ गया तो उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कि 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं and consequently their anions and cations switch place forming 2 new products। उनके अनायंस और कटायंस, जो उनके पॉजिटिवली चार्ज अनायंस को बोलते हैं अनायंस, कटायन मतलब अनायंस एंड कटायंस जो होते हैं वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें क्या हुआ? देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो बना क्या? देखिए क्लोरीन Ag के पॉजिटिव था, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था,
तो क्या हुआ, AgCl के साथ कंबाइन हो गया, NaONO3 बन गया। मतलब हुआ क्या, इसके अंदर सिल्वर जो नाइट्रेट है और सोडियम जो क्लोराइड है उनके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसका अनायन जो है, सिल्वर रिप्लेसेस सोडियम इन सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ज्वाइंस विद द नाइट्रेट बिकम सोडियम नाइट्रेट। उनका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन था वो इधर चला गया और नेगेटिवली चार्ज उधर चला गया। ओके, यही इसके अंदर लिखा हुआ था। इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे थे। अनायन ने अनायन का प्लेस ले लिया, कटायन ने कटायन का प्लेस ले लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस रिएक्शन की। तो सिंथेसिस रिएक्शंस क्या होती हैं? सिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप की रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल सिंपल प्रोडक्ट्स कंबाइंस अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशन गिविंग आउट अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। बहुत सारे उसके रिएक्टेंट्स होंगे और एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा। हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, एक हमने टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी ना, देखो हमने अभी तक पढ़ी कंबशन रिएक्शन, उसके अंदर कोई कंबस्टिबल मटेरियल है। फिर हमने पढ़ी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। सिंथेसिस रिएक्शन इसका उल्टा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन एक प्रोडक्ट बन रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस कंबाइन होके सॉल्ट बन रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, अनायन और कटायन अपना प्लेस स्विच कर दे रहे हैं। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अनस्टेबल जो है, स्टेबल कंपाउंड है, उससे उसका अनायन कटायन बन गया, वो ट्रांसफर हो रहा है। प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं, डिस्प्लेस कर दिया उसने, अनायन की जगह दूसरा अनायन आएगा, कटायन की जगह पे दूसरा आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस रिएक्शन की। तो सिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। द प्रोडक्ट जो होगा ऑलवेज बी अ कंपाउंड, वो एक कंपाउंड होगा। इस रिएक्शन में, सिंथेसिस रिएक्शन में आपने देखा क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा है दो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस प्रोडक्ट जो ये नया कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एक कंपाउंड होगा, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो दिस इज अ सिंथेसिस रिएक्शन, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था अभी हमने, अभी डिस्कस किया ना, उसी का ऑपोजिट है ये, डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसका ऑपोजिट है। फिर अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। हम उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है, उसका इक्वेशन लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। उसको वर्ड्स के फॉर्मेशन में हम लिखेंगे तो हम उसे रादर देन केमिकल फॉर्मूला, तो उसको हम कह रहे हैं इक्वेशन। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या लिखा, सोडियम को हमने Na नहीं लिखा, क्लोरीन को हमने Cl नहीं लिखा, सोडियम क्लोराइड को NaCl नहीं लिखा। तो इसमें हमने क्या लिखा, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। द अबव इक्वेशन मीन्स सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। फिर अब हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज। तो अब हम सिंबल्स की बात करेंगे। ये तो हमने बता दिया, इक्वेशन में हमने क्या लिखा, पूरा पूरा वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन ये जब हम बहुत सारी केमिस्ट्री के डिटेल में हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा पूरा लिखें, सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फुल नेम ऑफ दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसका पूरा पूरा नाम नहीं यूज करते। तो सिंबल हम जान चुके हैं, हम हर एक एटम को एक सिंबल हमने दे दिया है, जो कि हमने अल्फाबेटिकल सिंबल दिया उसको। तो सिंबल क्या है, केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट है, ये हम जानते हैं। जो हर एक जो एलिमेंट है उसका 1 और 2 लेटर्स में उसका हम एटॉमिक सिंबल रखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का हम O लिखते हैं, कार्बन का C लिखते हैं, कॉपर का Cu लिखते हैं, कोबाल्ट का CO लिखते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे सिंबल्स बने हुए हैं, 1 या 2 लेटर्स हैं उसमें केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स के। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी के बारे में हमने क्लास 9 में भी डिस्कस किया था। वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब उसके जो बाहर वाला जो उसका जो शेल है उसके अंदर कितने एटम्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, वो उसकी वैलेंसी बताता है। इट कैन बी कंसिडर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम, मतलब उसके बाहर कितने हैं उसी के हिसाब से डिपेंड करेगा ना कि भाई वो उसको खोना चाहता है, वो और चाहिए उसको, या वो उसको शेयर करने वाला है। जब वो दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे किसी एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 है इलेक्ट्रॉन,
तो अब उसको अपना पहला वाला जो शेल है उसको कंप्लीट करना है, तो उसे 2 चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो दोनों तीनों काम कर सकता है। वो इसको लूज़ भी करने के लिए तैयार है, वो इसको शेयर भी करने के लिए तैयार है, वो गेन करने के लिए भी तैयार है। कैसा भी केमिकल इसको मिल जाए, ये तीनों तरीके से उसके साथ कंबाइन होना चाहता है। ठीक है, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे 2 + 7, ठीक है, 9 नंबर वाले। उसका क्या होगा, वो क्यों अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो वो क्या कहेगा, वो या मैं बोलेगा कि मैं आप मुझे एक दे दो, या फिर एक जो है हम शेयरिंग में ले लेते हैं। शेयरिंग में क्या होगा, एक इधर से शेयर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा केमिकल रिएक्शन में। तो यही होता है। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वो डिपेंड करता है कि भाई एक एटम जो है वो लॉस्ट करना चाहता है, गेन, या फिर शेयर करेगा अपने जो इलेक्ट्रॉन्स को व्हेन इट कंबाइंस विद द अनदर। तो देखिए, जब हम रिएक्टेंट्स को कैसे लिखते हैं, जिंक को हमने Zn लिखा, H2SO4 लिखा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये रिलीज हो गया। ये इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। तो सिंबल्स में क्या होता है, सिंबल्स में अगर लिक्विड है तो उसके पीछे L लगा देते हैं, सॉलिड है तो उसके पीछे S लगा देते हैं, गैस एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लगा होगा। ये वाला रिएक्शन तो होता है गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, ये वाला होगा तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्म। अगर ये डाउन वाला एरो है, अप वाला एरो तो गैस रिलीज है, डाउन वाला एरो तो प्रेसिपिटेट फॉर्म है। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री के सिंबल्स होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। हम पूरा नहीं लिखते कभी भी कि ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन फिर पूरा CO2 बनेगा, ऐसा नहीं लिखते, उसके सिंबल्स यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया केमिकल रिएक्शंस हम कैसे लिख रहे हैं। हमने देखा कि हम रिएक्टेंट्स को एक साइड पे लिखेंगे, कितनी बातें पढ़ ली हमने, एक साइड पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे A + B लीड्स टू C + D, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। एरो का यूज़ करेंगे, वो बताएगा किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन जा रही है। हम इनके पूरे नेम ना यूज़ करके उनके सिंबल्स यूज़ करेंगे। फिर हमने बात किया कि जो सिंबल्स के बाद में हम इसको केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको देखते हुए। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन साइड हैज़ टू बी बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि ये कहता है कि कोई भी नया केमिकल कंपाउंड नेचर में नहीं बन सकता और डिस्ट्रॉय हो सकता। वही कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को जब भी हम लिखेंगे तो एक साइड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी एटम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, हमें उनको दूसरी साइड पे हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। दूसरा मतलब क्या है, टोटल मास जो होगा प्रोडक्ट्स का जो फॉर्म हुए, मतलब नए प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाते हैं, तो जो फॉर्म हुए हैं उनका जो इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। जो टोटल मास रहेगा रिएक्टेंट्स का उसके बराबर रहता है एक केमिकल रिएक्शन में। ये भी कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों ही बातें सेम है। तो हमें बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो उसको हम कहेंगे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यही हमें करना पड़ता है। अब हम देखेंगे P4O10 + H2O। अब हम इसमें देखो P के कितने एलिमेंट हैं, कितने एटम्स हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने, इधर 10 हैं, इधर 1 है, 11। हाइड्रोजन के कितने, 2। आफ्टर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन के तो 4 रह गए, P का 1 और H का 3। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, हमें ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर जो भी वर्ड्स लगाएंगे उसके फॉर्म में हमें, अगर P4 है तो हमें यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ये हमें देखना पड़ता है कि भाई इसके कितने एटम्स लेने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तभी वो जाके बैलेंस होगी। इसमें हमने जो देखा, तो आप इस वाले चार्ट में देखिए यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हैं कि किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो जब उसको बैलेंस करते हैं तो हमें इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ये तो हमने लिख दिया, इतना लिखा। तो जब हम बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे तो हमें पूरी के पूरे इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे कौन कौन से थे, ये सारे हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थे, ये सारे आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, इस तरीके के ये हमारे केमिकल रिएक्शंस थे जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं।
तो इसमें सिंबॉलिक दिखाया गया है, अगर आपको डायग्रामेटिकली देखना है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, A प्लस बी कंबाइन होकर कंबाइन हो जाएंगे, डीकम्पोजिशन में जुड़े हुए थे ये अलग अलग प्रोडक्ट निकल गए, कंबशन में क्या होगा, ऑक्सीजन कोई कंबस्टिबल मटेरियल रहेगा और एक नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड होंगे और बेस होगा और सॉल्ट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो उसके अनायंस हैं वो कटायंस के साथ, अनायंस और कटायंस आपस में प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो एलिमेंट हैं, वन एलिमेंट वन कंपाउंड, और उसमें कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बन गया, दो एलिमेंट और वो कंबाइन करके नया कंपाउंड बन गया, दो एलिमेंट और नया कंपाउंड, तो इस तरीके से एक कंपाउंड कंपाउंड नया कंपाउंड, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, नए एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स और नए नए कंपाउंड को जन्म देते हैं, तो कॉम्बिनेशन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन फिर इसके अंदर दिखाया गया है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होगा जो डीकम्पोज हो जाएगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होगा, दो तरीके से हो सकती हैं, जिसमें रिक्वायर्ड है हीट उसको थर्मोलिटिक बोलते हैं या थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। ये वाला मर्करी ऑक्साइड है, इसको आपने हीट दी तो ये मर्करी अलग बन गया और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगी, ये भी हो सकती है। और दूसरी हो सकती है, क्या हो सकती है, जिसके अंदर ही लाइट रिक्वायर है, विच रिक्वायर लाइट, तो उसमें क्या हुआ, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन उसको बोलते हैं, उसको थर्मोलिटिक कहते हैं। जिसमें हीट रिक्वायर्ड थी, जिसमें लाइट रिक्वायर्ड है, उसको फोटोलिटिक बोलते हैं। H2O2 को लाइट मिल गई तो क्या हुआ, H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गई। तो फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन होती है H2O2 का, इसमें क्या होता है, ये इसमें दिखाया गया है। फिर क्या होता है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक और टाइप हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन होगी। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, हम जान चुके हैं पहले भी। इसमें क्या हुआ, उन्होंने प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव होगा, जिंक मोर रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। यहाँ से जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव का क्या होता है, वो जब हम पीरियोडिक टेबल सीखेंगे ना तो उसमें हम समझेंगे कि भाई उसके आउटर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसको बनाते हैं ज़्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट को जब आप सिल्वर के साथ करोगे तो वो उसको क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को फिर रिप्लेस कर देगा। मतलब सबसे ज़्यादा कौन हो गया, जिंक हो गया। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव द न्यू प्रोडक्ट। Al2SO4 है, इसके अंदर क्या होगा, Al2OH3, ये इसको रिप्लेस करके इधर हो गया, ये CaSO4 हो गया, तो नए प्रोडक्ट्स बन गए। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन में इनसॉल्युबल कंपाउंड जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं वो फॉर्म हो रहा है। PbNO3 जो है 2Ka के साथ जब रिएक्ट करेगा तो KNO3 प्लस PbI2 आयोडीन बन जाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन। देखो अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की केमिकल टर्म्स में, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको रटना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीडेशन कब कहते हैं हम, जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन या गेन करते हैं ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, ये तीन बातें होती हैं। तो किसी भी एक रिएक्शन को आप रट लो, ये आपको रटना पड़ेगा, किसी भी एक चीज़ को रट लो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑक्सीजन, ये तो हम समझ गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। रिडक्शन फिर उसका क्या होगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लूज है तो उल्टा हो गया ना इसका, गेन इलेक्ट्रॉन लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। किसी एक को आप रट लो, मतलब आप ऑक्सीडेशन को रट लो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो बाकी दोनों चीज़ें लूज होंगी, हाइड्रोजन भी लूज होगी, इलेक्ट्रॉन भी लूज होंगे। इस तरीके से आप देख लो। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को और सेल्फ गेट रिड्यूस, वो खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, खुद वो क्या करेगा, या तो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेगा हाइड्रोजन, खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वो जो सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा, खुद उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब
खुद वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा या हाइड्रोजन लूज कर देगा, उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। देखो ओके, ये एडवांस केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात है, ये आपको हमेशा रटनी पड़ेगी। ये इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात कर रहे थे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की, नाम से ही पता चल जाएगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो एग्जिट हो रहा है, थर्मिक मीन्स हीट का, हीट इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। ये इसमें क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आती हैं, मोस्टली हीट इवॉल्व होती है। एल्यूमिनियम को फेरस ऑक्साइड के साथ में आप हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बन जाता है और हीट रिलीज हो जाती है। ये एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एवरीवेयर फ्रॉम बर्निंग ऑफ अ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैंडल खुद बर्न होती जा रही है और हीट प्रोड्यूस कर रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। An image detailing some of the exothermic reaction which are used by human before beneficial purpose is provided below। कहाँ है जी, ये रही, इसको आप देख सकते हैं, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं सारी, ये देख लीजिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं। फुलझड़ी आप जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, ये थर्मल पावर रिएक्टर्स हैं, ये स्टेशन हैं, वहाँ से निकल रही है। फिर एंडोथर्मिक क्या रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हीट की ज़रूरत है टू कैरी आउट रिएक्शन। एंडोथर्मिक, उसको चाहिए हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, जिससे बन गया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एब्जॉर्ब होगी हीट। तो ये जो रिएक्शंस हैं उससे लोअर होता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एरिया, उन्होंने उस हीट को एब्जॉर्ब कर ली। इसीलिए जहाँ पे पेड़ होंगे वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट को, तभी तो हो रहा है। तो इसलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कूलिंग इफेक्ट देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन गर्मी पैदा करते हैं। जो फिजिकल प्रोसेस हैं कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल, आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब करके हीट वो बदल जाते हैं लिक्विड वाटर में, लेकिन इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड टूटता नहीं है, ये हम जान चुके हैं। तो रिएक्टेंट्स से उसको हीट दिया गया और वो प्रोडक्ट्स बन गए, तो ये क्या है, ये है एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है, देखो हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है, हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कूलिंग इफेक्ट लाएगी। ग्लूकोज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। फिर हम बात करते हैं कोरोजन क्या होता है, जंग लगना जिसको कहते हैं। कोरोजन जो होता है इसके अंदर ग्रेजुअल डिट्यूरेशन होती है, मतलब धीरे धीरे मेटल जो है वो खराब होगा मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से वो खराब हो रहा है। मेटल्स को जो धीरे धीरे जो उसका डिके होता है उसको हम कोरोजन कहते हैं, जिसके अंदर रस्टिंग भी आता है, कोरोजन ऑफ कॉपर भी आता है, कोरोजन ऑफ सिल्वर भी आता है। कॉपर और सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी कोरोड होते हैं, सिर्फ आयरन ही रस्ट नहीं होता। तो आयरन में रस्टिंग कैसे होती है, जब वो ऑक्सीजन के और वाटर के इसमें आएगा तो Fe2O3 बन जाता है और वाटर प्लस रस्ट। कॉपर के कोरोजन में क्या हो रहा है, कॉपर प्लस वाटर प्लस CO2, तो क्या होगा CuCO3 CuOH, ये बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे का सारा ये होता क्या है, ये होता है मेटल्स का डिके स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। मॉइस्चर भी चाहिए और एयर के अंदर से जो भी चाहिए उनको, ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, ये H2S की वजह से हो रहा है सिल्वर का। फिर हम बात करते हैं रैंसिडिटी, ये क्या होती है। देखिए ये आप ज़रूर जान लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड। जब आप किसी भी तेल को या फैट को रख देंगे तो क्या होगा, थोड़े देर के लिए रख देते हैं, खाने में जो प्रेजेंट होता है तो इसमें फाउल स्मेल आने लग जाती है और बैड टेस्ट फॉर्म हो जाता है। तो रैंसिड फूड जो होते हैं वो स्टमक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। आपने एक तेल या घी से भरे हुए सब्सटेंस को रख दिया ज़्यादा देर के लिए तो वो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, वो रेंसिडिटी हो गई उसमें। मतलब कई बार तेल भी ख़राब हो जाता है कंटेनर में भी रखा हुआ, नॉट ओनली इन फूड। तो हमें क्या करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करना चाहिए, पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन कर देना चाहिए, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, ये भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये आपको दिखाया गया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिखाया गया है। एक ठीक ठाक टोमेटो था वो खराब होते हुए ऐसे हो जाता है। नॉर्मल सेल्स है वो अटैक हो जाते हैं फ्री रेडिकल से और वो ऑक्सीडेटिव सेल बन जाती है। तो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने
कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इन सब रिएक्शंस के बारे में हमने बात किया है कि किस तरीके से होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो इस चैप्टर से जो आपको समझना चाहिए वो बहुत ही बेसिक चीज़ को समझना चाहिए। एक तो हमने बात की कि हम केमिकल रिएक्शंस को जो लिखते हैं वो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। हमने बात की हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। दूसरी हमने बात की जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बताते हैं तो वो अलग अलग तरीके की हो सकते हैं। कुछ में हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, कुछ में हीट निकलती है। अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं इस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जैसे कि ये पूछा जा सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो इस तरीके से इसमें से पूछा जा सकता है। बेसिकली ये जो चैप्टर था ये समझने के लिए था। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा। मोर ऑफ लाइक फॉर क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ये था चैप्टर समझने के लिए, केमिस्ट्री को आपको केमिस्ट्री से जुड़े जो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनको समझने के लिए और केमिस्ट्री एज अ होल को समझने के लिए दिस चैप्टर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा and you will be able to understand more complex phenomena, and thank you so much and best of luck for your preparation.